दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले को लेकर 8 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने की बड़ी कार्रवाई। भाजपा ने घोटाले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार से फिर पूछे तीखे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ साझा किए अपने विचार। भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ की, कहा देश की इस शक्ति से दुनिया के तमाम देश हुए हैं आकर्षित। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना सरकार पर बोला हमला। केसीआर पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा देने और लोगों को रोजगार मुहैया कराने में असफल रहने का लगाया आरोप। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए डाले गए वोट। और महिला T20 विश्व कप के खिताब पर ऑस्ट्रेलिया ने किया कब्जा। फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार खिताब किया अपने नाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया से ब्यूरो के अधिकारियों ने 2021-2022 की आबकारी नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में कई घंटे पूछताछ की। मनीष सिसोदिया सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित ब्यूरो के मुख्यालय में पहुंचे थे। इससे पहले गत वर्ष 17 अक्टूबर 2022 को भी उनसे पूछताछ की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें मनीष सिसोदिया भी एक हैं। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। वहीं दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वो अब आरोपी नंबर 1 बन गए हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज्ड नंबर 1 शराब घोटाले में नहीं बनाया है। जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया जी अक्यूज्ड नंबर 1 बने। जिस प्रकार से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। जस्ट इमेजिन एन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेटिंग अरेस्टेड फॉर एक्साइज पॉलिसी। ये आंख खोलने वाला विषय है, ये चौंकाने वाला विषय है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने अपने कमीशन के चक्कर में शराब के होलसेल कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% किया ताकि आम आदमी पार्टी मोटा पैसा कमा सके। हमने बार बार पूछा कि ये होलसेलर्स का कमीशन आपने 2% से बढ़ा करके 12% क्यों किया? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है रीरूटिंग होकर आपके ही पास आता था? जो आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखने से पहले इसे अपने व्यापारी मित्र
जो शराब के व्यापारी थे, जो ठेकेदार थे, उनको लीक किया गया, पहले उन तक पहुंचाया गया ताकि जो उनके लाभ के विषय हैं वो उसे अपना ले और जो हानि के विषय हैं उसे ट्वीक कर दिया जाए, उसे चेंज कर दिया जाए। क्या यह हकीकत नहीं है? वहीं दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को। जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के नौनिहालों को शराब के नशे में ढकेलने की कोशिश किया इन लोगों ने, जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया आम आदमी पार्टी के इन शीर्ष नेताओं ने, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और इन सभी लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम पंजाब की बात बाद में करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तीखा प्रहार किया है। आखिर सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में आज गिरफ्तार कर लिए गए। आज पूरे दिन भर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो ड्रामा किया, जो इवेंट क्रिएट किया, वो उनकी बेचैनी और घबराहट दिखाता था। लेकिन कानून की एजेंसी ने अपना काम किया और इनको आज हिरासत में ले लिया। लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं बताएंगे कि अगर शराब नीति ठीक थी तो 24 घंटे में शराब नीति बदली क्यों। वो ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने कमीशन 2% से 12% बढ़ाया क्यों। वो ये भी नहीं बताएंगे कि दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, स्कूलों के पास उन्होंने शराब की दुकानें क्यों खोली थी। ये आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा। झूठा प्रचार करेंगे, अन्यथा बोलेंगे, लेकिन इसके पीछे की जो काली कमाई है, जो दलाली इन्होंने खाई है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा आज इस बात में विश्वास पक्का हुआ कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और आइए अब आपको पंजाब की ओर लिए चलते हैं। पंजाब में आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तब है जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछले महीने बड़ी संख्या में मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। ये सभी क्लिनिक पुराने स्वास्थ्य केंद्रों के बदले शुरू हुए हैं।
इसमें केंद्र के नेशनल मिशन फंड की राशि का भी दुरुपयोग किया गया, जिसे लेकर फंड रोकने की केंद्र ने चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है पंजाब का मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि आम आदमी क्लिनिक। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद हर जिले में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था। पिछले महीने 27 जनवरी को 400 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत भी की गई, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है। काफी प्रचार प्रसार के साथ शुरू किए गए ये क्लिनिक दरअसल पुराने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सेवा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के बदले हुए रूप ही हैं। पुरानी स्वास्थ्य सुविधाओं का रंग रोगन कर और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर लगाकर आप सरकार ने ब्रांडिंग करने का काम किया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के नेशनल मिशन फंड की राशि का उपयोग भी किया गया। इसे लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है और फंड रोकने की चेतावनी दी है। नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक रोली सिंह ने पत्र में कहा कि राज्य ने योजना के MOU के खंड 10(3) और 10(10) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में NHM के तहत राज्य को धन जारी करना अधिनियम के खंड 13 के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं लगता है। ये योजना केंद्र और राज्य के 60 और 40 के अनुपात के साथ तैयार की गई है। अगर कोई राज्य कार्यान्वयन के दौरान योजना में बदलाव करता है तो केंद्र से जारी होने वाली धनराशि रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पंजाब को 2022-23 में 1114 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पंजाब को 438 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। पंजाब सरकार ने इस फंड का इस्तेमाल मोहल्ला क्लिनिक के लिए किया, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी क्लिनिक की सफलता को प्रचारित करने के लिए देश के तमाम टीवी चैनल्स पर प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उद्घाटन के दिन भी सभी राष्ट्रीय अखबारों के मुख पृष्ठ पर फुल पेज में एड में भी काफी खर्च किए गए। पंजाब की आप सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को देखने के लिए डॉक्टरों के रहने और फ्री दवाई और टेस्ट की बात कही, लेकिन इन क्लिनिकों में एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर सकी। इसके बजाय पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस के 200 से भी ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स को मोहल्ला क्लिनिक में लगा दिया। इससे भटिंडा और फरीदकोट जैसे इलाकों में सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसकी वजह से आम आदमी को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ से जो अच्छे डॉक्टर थे वो मोहल्ला क्लिनिक में भेज दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मतलब ना तो कोई टेस्ट की सुविधा है, ना कोई और किसी भी तरह की सुविधा है। वहाँ अकेली को पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी सरकारें जो यूज़ करती थी जो बड़े हॉस्पिटलों में, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया कि मोहल्ला क्लिनिक का। उसका टाइमिंग भी बहुत थोड़ा है और वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। इन्होंने एक ड्रामा यहाँ शुरू किया है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि हमने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। देखो, दिल्ली वालों को तो पता ही है ये मोहल्ला क्लिनिक में कुछ भी नहीं है, लेकिन पंजाब वालों को एक बार उन्होंने फिर से मूर्ख बनाया है। और इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए ठेकेदारों और निजी लोग जो चाहते हैं इनके उनको लाभ देने के लिए 25 लाख रुपया एक मोहल्ला क्लिनिक पर लगाया है। मोहल्ला क्लिनिक में जाने का फायदा नहीं है, वहाँ टेस्ट तो होते नहीं है। हमारा मरीज शुगर का मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, तो यहाँ इलाज चलता है। यहाँ OPD में डॉक्टर ही नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर बैठी है। कमरे 3-4 कमरे डॉक्टर के हैं OPD में स्पेशल को देखने के लिए, पर डॉक्टर सिर्फ एक बैठी है। भीड़ देखो कितनी है, हजारों आदमी खड़े हुए हैं बाहर। उन्होंने मेरा सिर्फ शुगर चेक किया और BP, और उनके पास कोई मशीन नहीं है। मेरे को सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। सिविल हॉस्पिटल वालों ने मेरे को क्या कहा, कहते हम इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, आप हमारे यहाँ से पर्ची कटवाओ, फिर हमारी डॉक्टर ने चेक करके लिखेगी तब हम टेस्ट करेंगे। पंजाब सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की जगह सुरक्षा मातृत्व आश्वासन यानी सुमन कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया, जिसे लेकर लुधियाना में हाल में आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने सुमन कार्यकर्ताओं को लगभग वही जिम्मेदारी सौंपी है जो पहले से ही आशा कार्यकर्ताओं के पास थी। सेंटर सरकार वालों सुमन वलंटियर रखे गए ने ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਮਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा चुनाव के वायदे को पूरा करने के लिए आनन फानन में पुराने स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिए, लेकिन इन क्लिनिकों में सुविधा का अभाव देखने को मिल रहा है।
डॉक्टरों की भर्ती के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं। शॉर्टकट की सियासत के नतीजे पंजाब में दिखने लगे हैं और लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा, डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। पीएम ने ई-संजीवनी का जिक्र करते हुए कहा, इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश और समाज में डिजिटल तकनीक के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों का डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श की सेवा ई-संजीवनी का उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई-संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी सेवा में लगे सिक्किम के चिकित्सक डॉक्टर मदन मणि और इस सेवा से लाभ लेने वाले मदन मोहन जी से इस सेवा को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों से बात कर उनके अनुभव पूछे और इस सेवा के फायदों को और लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी से अभी तक 10 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ लाभ ले चुके हैं और एक नई क्रांति के सूत्रधार बन रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा की शुरुआत का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाने की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए।
कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस बार कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने लोरी और देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिताओं के विजेताओं की प्रस्तुतियों की झलक भी सुनवाई। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये हगलु कಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। प्रधानमंत्री ने रंगोली प्रतियोगिता के विजेता प्रविष्टियों में दिखाए गए स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों, शहीद भगत सिंह जी और जलियांवाला बाग की घटनाओं के सुंदर चित्रण का जिक्र किया। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र करते हुए देश की संस्कृति के संरक्षण में इन युवा कलाकारों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवा कलाकार जॉयदीप मुखर्जी द्वारा वाद्य यंत्र सुर सिंगार के पुनरुद्धार का जिक्र किया और उसकी धुन भी दर्शकों को सुनवाई। देश की कला और संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि भारत की अद्भुत और अनूठी संस्कृति को जीवंत रखना और उसे दुनिया तक पहुंचाना जन जन का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ दिन पहले दिए गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार का जिक्र किया।
ये पुरस्कार संगीत और प्रस्तुति कला के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार के विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था। जो सपोर्ट दिया वो सपोर्ट से मैं पूरा तेलंगाना घूमकर ये पेरिनी नाट्यम का बारे में पूरा युवा लोगों को पूरा इसका बारे में बोलने के लिए गया। डांस कर ये डांस के बारे में क्या है, अपना संस्कृति क्या है बोलकर पूरा ये आर्ट फॉर्म का बारे में बोले। उसका वजह से आज मैं ये अवार्ड लेने के लिए अवार्ड लिया मैं, जो ये युवा को दे रहा है अवार्ड ये देश में। तो मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, क्यों ना इतना युवा लोगों को, युवा कलाकारों को सपोर्ट कर रहा है देश। आगे हम बढ़ेंगे ये नाट्यों को, और ये राष्ट्र में नहीं है, हर राष्ट्र में ये नाट्य बारे में ये पेरिनी जो नाट्यम है इसको पूरा देश में करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता का भी जिक्र किया। इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली बनाकर भेजी। इस प्रतियोगिता के विजेता पंजाब के कमल कुमार रहे। इस कंपटीशन के बारे में मुझे मन की बात से पता चला था। एक 2021 के अंत में मन की बात प्रोग्राम में मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि वो एक कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं, और इसमें वो 3 तरह के कॉम्पिटिशन्स रखेंगे जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहीं गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाकर पुरस्कार हासिल किया। तो मुझे नेशनली रंगोली कैटेगरी में तीसरा प्राइज मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा प्राइज मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गांधी जी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था और एक बच्चा दिखाया था जो कलर में था। मुझे बेसिकली दिखाना यही था कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा। जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया था उसके बेस पे मैंने दिखाना चाहता था कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा और ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोग कैसा उसका अनुभव ले रहे हैं, मतलब अभी हम लोग कितना हैप्पी है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बेलगावी में कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे व उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम किसान की 13वीं किस्त भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे के दौरान शिवमोग्गा और बेलगावी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 16,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी बेलगावी में रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत
13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पहली बार कर्नाटक से पीएम किसान सम्मान योजना का निधि पूरा देश का किसानों को पहुंच रहे हैं, वो भी डीबीटी के तहत पहुंच रहे हैं क्योंकि बीच में बिचौलिया नहीं है। ये 13वीं किस्त है, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार कर्नाटक में ऐसे एक प्रोग्राम किसान का प्रोग्राम हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उसके लिए हम पूरा तैयारी कर चुके हैं। 2 लाख किसान आने का ये है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस बार होने की वजह से पूरा मिलेट से हमने रंगोली बनाया है, G20 का और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का और किसान सम्मान निधि का। किसान सम्मान निधि का 13th इंस्टॉलमेंट 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा सारे किसानों के अकाउंट में ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रभाग खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। लगभग 930 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई यह परियोजना व्यस्तम मुंबई पुणे हुबली बेंगलुरु रेल मार्ग पर लाइन क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लोंडा इज ए जंक्शन। लोंडा से गोवा की तरफ भी लाइन जाती है और बॉम्बे की तरफ भी लाइन जाती है, जो हुबली से आती है या बैंगलोर से आती है या बेल्लारी से आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा, यात्रियों को सुविधा होगी, ट्रेन स्पीड अप होंगी और हमारी थ्रूपुट बढ़ेगी। गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रैफिक के मूवमेंट में, मोबिलिटी में बहुत ही सुधार आने की उम्मीद है हम लोगों को। प्रधानमंत्री बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिन्हें लगभग 1585 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8,80,000 आबादी लाभान्वित होगी। पीएम मोदी 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे, साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विमलेंदु पांडे और भास्कर के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज बेलगावी। आज रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया तो प्रदेश की बदलती विकास की तस्वीर की सराहना की और कहा कि बेहतर होती कानून व्यवस्था और व्यापार के लिए सुरक्षित वातावरण से राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही पीएम ने नवनियुक्त कर्मियों को हर पल कुछ नया सीखने का संदेश देते हुए कहा कि ये अंत नहीं, प्रारंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा है कि एक समय था जब ये राज्य माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान बेहतर कानून व्यवस्था और तेज गति से हो रहे विकास की ओर अग्रसर राज्य के रूप में होती है। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के शासन में बेहतर होती कानून व्यवस्था और व्यापार के लिए सुरक्षित वातावरण से राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। पीएम मोदी ने चयनित 9,055 उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को प्राथमिकता दे रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में उनकी लगभग 5.5 लाख युवाओं को समायोजित करने एवं नौकरी देने में सफल रही है। ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात के साथ राज्य में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। नई भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल और अधिक सशक्त और बेहतर होगा। 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही, जिनमें 1,60,000 से अधिक केवल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए। नियुक्ति पत्र पाने के बाद नवनियुक्त कर्मियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति पारदर्शिता और निष्पक्षता का ही नतीजा है कि उन्हें आज ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है। पुरानी भर्तियों में पैसे चलते थे, सारी चीजें चलती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑनेस्ट भर्ती हुई है, प्राउड मूवमेंट है फैमिली के लिए, हमारे लिए भी। 2015 की भर्ती जो थी 2021 से 21-22 में जाके कंप्लीट हुई और उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे फास्टेस्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ है और इतना बड़े बैच में हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोग का भविष्य है कि हम देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करें। ये पहली वैकेंसी ऐसी है कि इतनी मतलब जल्दी हो गया सब कुछ और एकदम निष्पक्ष टाइप का, एकदम क्लियर। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को नई ऊर्जा के साथ काम करने और हर पल कुछ नया सीखने का संदेश देते हुए कहा कि ये अंत नहीं, प्रारंभ है। विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में कल विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी कि सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड के मतदाता राज्य की नई सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने दोनों राज्यों में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों में रोपवे के सहारे चुनाव सामग्री पहुंचाई गई। राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेघालय में केंद्रीय बलों की करीब 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर में 3,419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वेस्ट गारो हिल्स में 11 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जागरूकता के लिए अलग अलग थीम अपनाई गई है। साथ ही लोकगीत के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। हम लोग कल चाय और बिस्किट भी देंगे। बैठने के लिए भी चेयर वगैरह सब हम लोग देंगे। और जो वोट करने आएगा वो लोग ये सेल्फी पॉइंट में भी फोटो ले सकते हैं। बुजुर्गों को लिए हम लोग ये व्हील चेयर भी है और जो अप्लाई किया है वो लोग घर से भी वोट कर सकता है। वोट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग यूथ लोग सोचते हैं क्योंकि हम वोट नहीं देने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन
एक्चुअली अभी इंडिया में ना हम लोग डेमोक्रेसी है ना, तो सब लोग वोट देने से हम लोग का देश चलता है ना। उधर नागालैंड भी मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। नागालैंड की 60 सीटों में से 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। राज्य भर में कुल 2291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 39 मॉडल, 387 सखी, 3 दिव्यांगजन बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की कुल 305 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुबह 7 बजे मतदान स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे से 4 बजे तक का ऑफिशियल टाइम है और प्रक्रिया के हिसाब से 4 बजे भी जो वोटर्स वहाँ पे उपस्थित होंगे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वोटिंग के लिए। कई महीनों से ये सब जो तैयारी चल रही हैं, तो हमारा पूरा मानना है, विश्वास है कि कल की प्रक्रिया एकदम स्मूथली हो जाएगी। हमारे पास टोटल कमीशन ने 305 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भेजी हैं राज्य के बाहर से, और उसमें से 75 कंपनीज जो थी वो एडवांस में आ गई थी। त्रिपुरा के साथ इन दोनों राज्यों नागालैंड और मेघालय में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। वहीं रविवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले की 2 विधानसभा सीटों चिंचवाड़ और कस्बा पेट में उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिलक और लक्ष्मण जगपात की मृत्यु के बाद इन दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे खेमे के पास जाने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। बता दें कि दोनों ही सीटों पर चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ। मेघालय से रमा त्यागी और विशाल बैरेस्टो और नागालैंड से उर्मिलेश भट्ट और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मेघालय में भी मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर क्या तैयारी की गई है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तुरा में वेस्ट कारो हिल्स में हम मौजूद हैं, जहां पर मतदान कर्मियों को इस वक्त रवाना किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, रिमोट एरियाज में हैं, बहुत कठिन इलाके हैं। वहां पर कल ही मतदान कर्मियों को भेज दिया गया था। तैयारियों के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा इन्हें बताया गया है कि किस तरह से ऐसे इलाकों में मतदान को सुलभ बनाना है, सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा के लिए 119 सीएपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो पूरे मेघालय में 3482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा फॉर्म डी के तहत जो मतदान है वो पहले ही किया जा चुका है। जो 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए, या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, वैसे भी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मिशन 300 यहाँ पर अपनाया गया है। इस बार एक नया कदम है। जिन जिलों में या जिन इलाकों में मतदान कम होता है वहां पर 5 मतदान केंद्र जो हैं वो छांटे गए हैं और वहां पर तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे कि वहां पर लोग आएं और मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करें। इसके साथ ही यूथ पर और शहरी इलाकों पर इस बार खासा फोकस रखा गया है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। और वहीं नागालैंड में भी मतदान होगा। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान किस तरह की व्यवस्था की गई है, इस बारे में कोहिमा के डीसी सी सनावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। समय अगर आप देखें तो ईवीएम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो ईवीएम है वो पहुंचाई जा रही हैं और चुनाव आयोग ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं इसके कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना है। उसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी, जो शाम को 5 बजे तक जो वोटिंग है वो चलेगी। कई सारी जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई है। खुद डीसी कोहिमा इस समय हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह का इंतजाम रहेगा, किस तरह की जो प्रिपरेशन है वो इलेक्शन को लेकर की गई है। कोहिमा में है 184 पोलिंग स्टेशन है, तो उसको हमने 26 सेक्टर में बनाया गया है। 26 में डिस्पैच हो रहा है। वो आईजी स्टेडियम है, यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। तो हमारे 120 पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग होगा और बाकी जो पोलिंग स्टेशन है सब में हमने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया हुआ है। तो सारे 184 पोलिंग स्टेशन में किसी भी तरह का मैकेनिज्म तो है।
तो बाकी हमारा स्ट्राइकिंग फोर्स और रिजर्व भी है पुलिस का, तो जो भी अगर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो जाएंगे तो उसको फेस करने के लिए भी हम रेडी है। दूसरा सर, कुछ पोलिंग स्टेशन कुछ स्पेशल बनाए गए हैं ताकि अट्रैक्ट कर सकें लोगों को। तो हमारे 40 पोलिंग स्टेशन जो है वो फीमेल मैन्ड है, सारे लेडीज है, महिलाएं हैं, और 5 पोलिंग स्टेशन है हमारा यंग एम्प्लॉयज पोलिंग स्टेशन है, वो बिलो 30 ईयर्स के एज में जो भी है उनको लगाया हुआ है। एक पोलिंग स्टेशन हमारा PWD एम्प्लॉयज का है और 4 पोलिंग स्टेशन हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। तो ये आपने देखा DC कोहिमा जो बता रहे थे कि किस तरह के जो इंतजाम है वो वोटिंग को लेकर किए गए हैं, और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो लगातार EVM लेकर पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं ताकि कल सुचारू रूप से मतदान संपन्न हो सके और नागालैंड की जनता घरों से निकलकर अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, कोहिमा। अगली खबर की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ कोयला खनन और इसके परिवहन से जुड़े मामले को लेकर सप्ताह भर सुर्खियों में रहा। प्रवर्तन निदेशालय ने सप्ताह की शुरुआत कांग्रेस नेताओं के घर छापे मारकर की, फिर श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग और GST कार्यालय में भी दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक नोकझोंक भी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन में अवैध उगाही मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले साल अक्टूबर महीने में वरिष्ठ IAS अधिकारी और कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारकर शुरू हुई जांच की आंच इस सप्ताह कांग्रेस नेताओं के घर तक पहुंच गई। इस सिलसिले में रायपुर, भिलाई और दुर्ग में बीते सोमवार को कांग्रेस के 8 नेताओं के घर छापेमारी की गई। ED ने 2 दिन बाद नवा रायपुर में श्रम विभाग और फिर पर्यावरण विभाग तथा GST कार्यालय में भी जांच की। ED ने जनवरी महीने में IAS अधिकारियों, कारोबारियों और अन्य लोगों के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद में स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की थी। ED का कहना है कि कोयला परिवहन में अवैध उगाही का ये मामला बहुत बड़ा है। वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, नेताओं और बिचौलियों से जुड़े कार्टेल ने प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए की अवैध वसूली की। कार्टेल ने बड़ी साजिश रचकर पिछले 2 साल में 540 करोड़ रुपए की उगाही की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आयकर विभाग की शिकायत से सामने आया। जून 2022 में आयकर अधिकारियों के छापे के बाद मामला दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2022 में IAS अधिकारी समीर बिश्नोई और कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर जांच शुरू की गई। समीर और उनकी पत्नी के पास 47 लाख रुपए नकद और 4 किलो सोने के जेवर मिले। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। 11 दिसंबर को ED ने IAS अधिकारियों समेत कुछ अन्य की 152.31 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छापों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने पहल करी है वो अपने आप में बहुत समझता हूं मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई भी एजेंसी पहले डेटा एकत्रित करती है तभी कार्रवाई करती है और बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उधर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार के तार कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। रायपुर से लेके दिल्ली तक कांग्रेस हेडक्वार्टर में हलचल क्यों मची है? अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जांच चल रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि इस भ्रष्टाचार की जो तार है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, जिसमें घोटाले के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी, उनके चचा लक्ष्मीकांत तिवारी, कांग्रेस कारोबारी सुनील अग्रवाल शामिल हैं। इस मामले में जनवरी 2023 तक ED ने आरोपियों की 170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में सभी महासचिवों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी की नीतियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनावी प्रक्रिया जारी है।
वहीं आने वाले महीनों में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के साथ महासचिवों की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पाई, जो किया अपने परिवार के लिए किया है। वहीं मोदी सरकार ने गरीबों को आवास योजना के तहत मकान देकर उन्हें सहारा दिया है। प्रदेश की सरकार ने सुपर हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, वो अभी भी अधूरा है। बेरोजगारी भत्ता जो गरीबों को मिलना था वो भी प्रदेश सरकार नहीं दे पाई। मोदी सरकार ने तेलंगाना की जनता के लिए दिल खोलकर खर्च किया है। मोदी जी ने 2,15,000 पक्के मकान अर्बन हाउसेज नहीं दिए होते तो आज तेलंगाना में जो वायदे थे कहाँ जाते केसीआर जी के। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देना था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,116 रुपए यही था पर मंथ। क्या ब्याज समेत केसीआर पैसा देंगे? क्या ब्याज समेत तेलंगाना की सरकार तेलंगाना के युवाओं से किए हुए वायदे को पूरा करेगी? इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या दलितों के किए हुए वायदे पूरे करेगी? अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप का माहौल विकसित करने में कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। आज कर्नाटक में इतने स्टार्टअप बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन तेलंगाना में क्यों नहीं? तेलंगाना भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। अगर साथ लगते कर्नाटक के राज्य में इतनी स्टार्टअप्स बनकर तैयार हो जाती हैं तो यहां पर क्यों नहीं? वहां पर रिकॉर्ड एफडीआई आती है या वहां पे इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ की बात की जाती है तो यहां पे केवल 12,000 करोड़ तेलंगाना में क्यों आता है? पुणे जैसा शहर भी अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आता है तो हमारे तेलंगाना में क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर तो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम करप्शन हो रहा है। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करने पर लगी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर में चारों ओर तिरंगा लहरा रहा है, ये किस वजह से हुआ? राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? ये सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। भाजपा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सीमा पर सुरक्षा को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने संसद में भी ऐसे ही बयान दिए थे। जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने ए.के. एंटनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स द पॉलिसी ऑफ इंडिया हैड बीन अंडर डेवलप्ड बॉर्डर आर द सेफेस्ट प्लेसेस।
बिकॉज चाइना इज पावरफुल। चाइना को भारत में डेवलप्ड बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए 70 वर्षों तक हमने अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं किया, उसे अंडर डेवलप्ड रखा। इसको मानने से मैं हिचकिचाता नहीं हूं। ये भारत के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने 2013 में सदन के पटल में अपने वक्तव्य में रखा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान दक्षिण कश्मीर जिले के अचन इलाके के वो रहने वाले थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ, जहाँ पे कि एक टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ये 7वां T20 विश्व कप फाइनल था। केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में चैंपियन बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकप्रिय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू की भारत में कोरियाई दूतावास की प्रस्तुति पर खुशी जाहिर की। दूतावास ने इस गीत पर दूतावास के कर्मियों के नृत्य का एक वीडियो साझा किया है। भारत और दक्षिण कोरिया आपसी कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। फिल्म RRR के मशहूर गीत नाटू नाटू का जादू लगातार सर चढ़कर बोल रहा है। नई दिल्ली स्थित कोरियाई दूतावास ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें कोरियाई राजदूत चांग जे बो और अन्य स्टाफ इस गाने पर डांस करते देखे जा सकते हैं। वीडियो ट्वीट में लिखा गया है कि हमें आपके साथ कोरियाई दूतावास के नाटू नाटू डांस कवर को साझा करते हुए खुशी हो रही है। कोरियाई राजदूत का कर्मचारियों के साथ डांस देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरियाई दूतावास के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जीवंत और मनमोहक टीम प्रयास। म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी ने इस गीत को ऐसे शानदार ढंग से कंपोज किया है कि ये आते ही छा गया। इस गाने को तेलुगु के मशहूर गीतकार और सिंगर चंद्र बोस ने लिखा है। 850 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए करीब 3600 गाने लिख चुके चंद्र बोस को नाटू नाटू ने जो ख्याति दिलाई वो अभूतपूर्व है। नाटू नाटू गाने को राहुल सिपलीगंज और काल भैरवा ने मिलकर गाया है। नाटू नाटू गीत ने देश ही नहीं दुनिया भर में बेमिसाल धूम मचाई है। रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माए गए इस गीत को कई बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। गाने की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है। रामचरण और जूनियर NTR के ऊर्जा और उत्साह से भरे डांस ने इस गीत में ऊर्जा का तूफान ला दिया है। इस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। अब ये गाना 95वीं ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नॉमिनेट होकर खिताब का मजबूत दावेदार बना हुआ है। RRR दरअसल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले 2 भारतीय क्रांतिकारियों की कहानी है। इस फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण को आदिवासी नेता कोमाराम भीम और क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया सरन ने उम्दा अभिनय किया है। इस फिल्म ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। कामयाबी और शोहरत का ये सफर अब तक बिना रुके जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो नाटू नाटू के साथ ही इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
दिन भर